नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर बड़ा हादसा। मंदिर दर्शनों के लिए जा रहे 9 लोगों की मौत की आशंका। बरसात के बाद वाहन गिरा खाई में। आज बारिश के साथ ही प्री मानसून ने दी दस्तक। अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना। लगातार जोशीमठ पर रखी जा रही है नजर। नया रिकॉर्ड बनाने की ओर। 4 धाम यात्रा 2 महीने में ही दर्शनार्थियों का आंकड़ा 30 लाख के पार। केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुए नए पंजीकरण। ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकेंगे अप्लाई। पिथौरागढ़ और बागेश्वर की सीमा पर एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। बागेश्वर के सामा से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक स्थित होकरा मंदिर जा रही एक जीप सड़क से पलटकर रामगंगा नदी में जा गिरी। वाहन में सवार 10 में से 9 लोगों की मौत की प्रारंभिक सूचना प्राप्त हो रही है। इस हादसे की सूचना यहां से गुजर रहे दूसरे वाहन चालकों ने दी है। आपको बता दें कि नाचनी थाने से पुलिस, तेजम से राजस्व विभाग और आपदा राहत दल घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल अति दुर्गम क्षेत्र में है। जीप करीब 500 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरते हुए नदी तक जा पहुंची है, जबकि लोगों के शव खाई में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। खोयम के प्रधान हीरा सिंह मेहता का कहना है कि बीती रात भारी बारिश हुई है, जिसके चलते सड़क पर नाला बहने लगा और सड़क धंस गई। सड़क जानलेवा हो गई। जहां से सड़क धंसी है उसी स्थान पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। सभी ग्रामीण भी रेस्क्यू कर रहे हैं। प्री मानसून शुरू होने के साथ ही पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश देखने को मिली, तो वहीं कई जगहों पर घना कोहरा भी छाया रहा। राजधानी देहरादून में हो रही भारी बारिश ने आवाजाही मुश्किल कर दी है। यहाँ कुछ स्थानों पर वाहन पानी में डूब गए। मसूरी में कोहरा छाए होने से वाहनों पर ब्रेक लग गए। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 जून से 24 जून तक होने वाली बारिश प्री मानसून की बारिश में दर्ज की जाएगी, जबकि 25 जून से मानसून आएगा। प्री मानसून के दौरान पर्वतीय इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार है, जबकि इन 3 दिनों में मैदानी इलाकों का भी मौसम बदलने की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में मानसून को देखते हुए शासन की ओर से जोशीमठ में संयुक्त कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और 4 धाम यात्रा के साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित लाइन विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मानसून से पहले हुई पहली बारिश ने ही प्रदेश की स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले देहरादून की पोल खोलकर रख दी है। बारिश शुरू होते ही सड़कों पर पानी भरने लगा और उसकी समस्या शुरू हो गई। देहरादून के सबसे महंगे इलाके कहे जाने वाले राजपुर रोड पर आलम यह है कि सड़क का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। घुटनों तक पानी बह रहा है। इन हालातों को देखते हुए लोगों ने मेयर सुनील उनियाल गामा समेत तमाम अधिकारियों और नेताओं पर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कागजों में जहां देहरादून स्मार्ट सिटी का कार्य 90% पूरा हो चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए हैं, जबकि काम कुछ भी नहीं किया गया है। केदारनाथ के गर्भगृह में लगे सोने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। बीकेटीसी इन सभी आरोपों को सिरे से नकार चुकी है। बीकेटीसी का कहना है कि ये सब षड्यंत्र है और केदारनाथ की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो भी लोग इस प्रकार के भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं अब उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने इस पूरे मामले को टैक्स चोरी से जोड़ा है और सरकार से मांग की है कि मंदिर में लगे सोने की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और एक विशेष SIT को इसकी जाँच सौंप देनी चाहिए। पुरोहितों के सामूहिक मंच, केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहाँ पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं, जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई, और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष SIT का गठन करे। हमारे कुछ प्रश्न हैं और हमारे जैसे तमाम उन लोगों के जो धर्म में विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों के प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर मिलना उत्तराखंडियत के लिए और उत्तराखंड के आम लोगों पर पूरे विश्व के लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए आवश्यक है उन प्रश्नों का उत्तर मिलना। तो हमने कुछ प्रश्न किए, जिसमें से पहला प्रश्न ये है कि मंदिर समिति ने जो पहले 230 किलो का प्रचार किया कि 230 किलो सोने से काम किया जा रहा है और अब 23 किलो बताया, तो 1 शून्य मतलब ये 1 शून्य कैसे कम हो गया, इसका मंदिर समिति जवाब दिया। उन्होंने पहले 230 किलो के प्रचार को खंडित क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया कि ये 230 किलो नहीं है, सिर्फ 23 किलो है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चूंकि मंदिर समिति ने
उस सोने को सोना मलबा के रूप में अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया है, दर्ज किया है। उन्होंने किस आधार पर उस सोने को अपने स्टॉक रजिस्टर में अंकित किया, जबकि उनको सोना न तो दिया गया, उनका कहना है कि वो तो सीधा उस दानदाता ने स्वयं। अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां युवती को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पुत्र पर युवती से छेड़छाड़ की अतिरिक्त धारा भी लगाई गई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में समुदाय के एक युवक की स्थानीय युवती से उसकी सहेली के जरिए कुछ साल पहले मुलाकात हुई थी। युवक और युवती का मेल जोल बढ़ने लगा। इस बीच युवक ने युवती को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें युवक के पिता ने भी सहभागिता निभाई। बेटी के व्यवहार में परिवर्तन देख युवती के माता पिता ने उससे पूरी जानकारी ली। बेटी ने अपने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी। पीड़ित युवती ने पिता की तहरीर पर कोतवाली श्रीनगर पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक चंपावत के देवीधुरा मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ प्रतिभाग करने देवीधुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा जीआईसी देवीधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जन सैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की और देवीधुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बाराही धाम मंदिर पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने माता बाराही मंदिर की पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही बाराही मंदिर देवीधुरा की नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। का दिन है कि एक तरफ आज विश्व योग दिवस है और दूसरी तरफ यहाँ पर विश्व महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिर को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। पहाड़ों में गुलदार का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। आए दिन किसी न किसी पर गुलदार हमला कर देता है। बुधवार रात को गुलदार ने टिहरी आपकी गांव निवासी एक 55 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया। जब महिला अपने पोते पोतियों के साथ आंगन में बैठी थी कि अचानक छत से गुलदार ने हमला कर दिया। घटना प्रतापनगर विकास खंड की है, जहां महिला गांव में बैठी थी। तभी गुलदार घर की छत से कूदकर महिला की गर्दन पर वार कर और उसे घसीटने लगा। तभी शोर शराबा करने की वजह से गुलदार महिला को छोड़कर भाग गया, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए लमगांव अस्पताल ले जाया गया। वहीं जानकारी ये भी आई कि उसके बाद गुलदार आसपास के गाँव में भी दिखाई दिया है और उसने एक कुत्ते को अपना निवाला बनाया गया। वहीं महिला को जौलीग्रांट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में तेजी से फैलता जियो 5G नेटवर्क अब डोईवाला में भी पहुंच गया है। डोईवाला में 5G नेटवर्क लाने वाला जियो पहला एकमात्र ऑपरेटर बन चुका है। बुधवार को डोईवाला में विधिवत रूप से जियो 5G नेटवर्क की शुरुआत करते हुए डोईवाला उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने डोईवाला की जनता को बधाई देते हुए कहा कि 5G नेटवर्क आने से डोईवाला को औद्योगिक रूप से विकास और समृद्ध होने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ स्थानीय लोगों के व्यापार व्यवसाय में भी इजाफा होगा। उप जिलाधिकारी ने जियो के अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि डोईवाला के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी कम है, वहाँ पर भी जियो का विस्तार किया जाए, जिससे वहां की जनता को भी अच्छी बेहतर नेटवर्क सुविधा के साथ मोबाइल सेवाओं का लाभ मिल सके। उत्तराखंड के 10 छोटे शहरों में आज जियो द्वारा जो है 5G फाइबर और जियो दोनों का जो है लॉन्चिंग की गई है। इस अवसर पर डोईवाला में मैं भी उपस्थित रहा, तो मैं बधाई देता हूँ और जियो टीम को और साथ में क्षेत्रवासियों को कि उनको एक अच्छी कनेक्टिविटी जो है मिलेगी। और साथ साथ में मेरी अपेक्षा जो है जियो कंपनी से ये भी रहेगी कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उन पर भी जो है कनेक्टिविटी का जो समाधान है वो किया जाए, क्योंकि हम कई क्षेत्रों में जाते हैं, हमें वहाँ पर जब कभी छोटी मोटी इश्यूज रहते हैं, कोई डिज़ास्टर आ जाता है तो इनका सामना करना पड़ता है, तो वहाँ भी संभवतः जो है इसका प्रसार होगा और डोईवाला क्षेत्र को ये सौगात मिली है। बहुत बहुत बधाई। अब खबर सांसद द्वारा गोद लिए गए आदर्श ग्राम से जुड़ी हुई है, जहां सांसद आदर्श ग्राम की परिकल्पना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक थलीसैंण के अंतर्गत सांसद द्वारा गोद लिया गया आदर्श ग्राम सिरतुली में बहुत सी कार्य योजनाएं पूर्ण न होने पर सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी आसाराम पंत ने सांसद आदर्श ग्राम के अंतर्गत आने वाले विभागों और PWD पर सवाल उठाए हैं और विभागों पर नाराजगी भी जताई है। सांसद तीरथ सिंह रावत से और जिलाधिकारी आशीष कुमार चौहान से विशेष अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय को उनको जरूर अपने संज्ञान में लेना चाहिए। मेरा नाम आसाराम पंत है। मैं इसी गांव सिरतुली का रहने वाला हूं और मैं राजकीय सेवा से खंड विकास अधिकारी पद से अभी 2021 में सेवानिवृत्त हुआ हूं और अब गांव में रहकर के अपने कृषि बागवानी का कार्य
प्रारंभ किया है। जैसे कि सर ये अभी गांव है सिरतोली, ये आदर्श गांव है एक, और इस आदर्श गांव में क्या क्या सरकारी योजनाएं होनी चाहिए, एक आदर्श गांव में क्या क्या सारे वो मानक होने चाहिए, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वो व्यवस्थाएं आदर्श गांव के तहत जो होनी चाहिए वो सब हो चुकी यहाँ पे? डॉक्टर साहब, दरअसल में जो सांसद आदर्श ग्राम की परिकल्पना है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी माननीय सांसदों से ये कहा था कि सब लोग एक वर्ष में एक गांव को लेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे पूर्ण रूप से गोद में लेकर के, और उसमें सारे विभागों को, जिन जिन रेखीय विभाग जितने भी थे, सबको अपनी सारी योजनाएं वहाँ पे संचालित करनी थी। किंतु ये गांव भी माननीय तीरथ सिंह रावत जी हमारे माननीय सांसद हैं, उनके द्वारा गोद लिया गया और उनके द्वारा कई बार बैठकों में सारे विभागों को हिदायत भी दी गई कि आप गाँव में जाकर के कार्य करें। लेकिन अभी तक मात्र एक पंचायत भवन का यहाँ पे निर्माण हुआ है और एक आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हुआ है। सड़क जिस रात से आप आए, आप देख रहे हैं, पेट्रोली ने उस पर कोई कार्य नहीं किया है, बड़ी उबड़ खाबड़ हालत में है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एनएम सेंटर होना चाहिए था, बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी। हाँ, एक सोलर लाइट यहाँ पे जरूर लगी है और उसे अक्षय ऊर्जा विभाग से। उसके अलावा सांसद निधि से एक मिलन केंद्र के लिए 5 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। शेष विभागों ने यहाँ पे कोई ज़्यादा रुचि यहाँ पे दिखाई दी। तो जैसे कि एक आदर्श गांव के तहत जो कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसे लेकर ग्रामीण किस तरह से देखते हैं? देखिए, ग्रामीणों की तो बड़ी उम्मीदें थी। ग्रामीणों को तो ऐसा कि आप सांसद जी ने गोद लिया है तो सब लोग उनकी बड़ी ऊंची उड़ाने थी, कि ऊंची कल्पनाएं थी, लेकिन उसके अनुरूप सरकारी विभागों ने यहाँ पे कोई कार्य किया नहीं। अब खबर चंपावत से है, जहां चंपावत के झालाकुड़ी के ग्रामीणों ने कुर्सी और लकड़ी के डंडों की मदद से एक बार फिर गर्भवती महिला की जान बचाई है। दरअसल गांव में सड़क सुविधा न होने की वजह से ग्रामीणों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के 40 परिवार सड़क के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। आपको बता दें कि दूरस्थ गाँव में आज भी डोली ही 108 का काम करती है। आज भी डोली के माध्यम से मरीजों और गर्भवती महिलाओं को मीलों पैदल चलकर अस्पताल पहुँचाते हैं। ताजा मामला चंपावत जिले के झालाकुड़ी का है। ग्रामीणों ने मंगलवार देर रात एक गर्भवती महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलकर डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे टनकपुर उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया। तब जाकर महिला की जान बच सकी। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री चंपावत को आदर्श जिला बनाने की बात करते हैं, लेकिन हालात सड़क के जस के तस बने हुए हैं। अब खबर रामनगर से है, जहां रामनगर बुधवार की शाम रामनगर क्षेत्र में ग्राम जस्सा गांजा इलाके में कुछ लोगों द्वारा दिल्ली के फल व्यापारियों के साथ लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट कर उनके थार वाहन को क्षतिग्रस्त कर 8 लाख रुपए से अधिक की रकम लूटने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल दिल्ली के फल व्यापारी गौरव कुमार उर्फ मोनू ने बताया कि उसने कुछ समय पहले रामनगर के कुछ बगीचे स्वामियों को लीची और अमरूद की फसल को लेकर कुछ रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर किया था, लेकिन उसके बाद न तो उन्हें आम लीची की फसल उपलब्ध कराई गई, न ही रकम वापस की गई। जब वो बातचीत करने के लिए रामनगर पहुंचे तो काशीपुर के रहने वाले जयकरण, रवि और घनश्याम और इनके 6-7 अन्य लोगों ने इनके साथ मारपीट की और 8 लाख रुपए भी लूट लिए। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा पुलिस को तहरीर दी गई है और मामले की जांच चल रही है। देखिए, सूचना मिली थी दिल्ली के आज़ाद मंडी के फल आड़ती यहाँ फल विक्रेताओं से बातचीत करने के लिए आए थे। इनका आपसी में व्यापार चलता है और पैसे के लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है। लूट के संबंध में इन्होंने तहरीर में लिखा है, लेकिन प्राथमिक जांच की जा रही है इस संबंध में। सर, मेरा नाम मोनू है, मैं विशाल एंड कंपनी संभालता हूँ, जो मेरी अपनी आजादपुर मंडी में है जी। मैं यहाँ पर आया था, उत्तराखंड के अंदर कई व्यापारियों को मैंने अपने पैसे दिए हुए थे जो लीची के लिए दिए थे। उन्होंने लीची नहीं देकर पैसा रोक दिया। मैं आज पैसों के लिए आया था, तो पैसे की बात करने आया था मैं उनके साथ। उन्होंने मेरे से बात ना कर मेरे साथ मारपीट की और जब मैं अपनी जान बचा के भागा तो उन्होंने मेरी गाड़ी भी तोड़ी और गाड़ी में से 8,35,000 रुपये का जो एक बैग था वो लेके भाग गए। लूट कर भाग गए? जी। तो कितने लोगों के साथ मारपीट हुई? सर, मैं था, मेरा एक मुंशी था ये साथ में, और एक बाग मालिक भी था जिसका बाग था लड़के का, उसको भी मारा। हम सारे अपनी जान बचा के भागे। इन्होंने हमारी गाड़ी में से 8,35,000 रुपये का एक बैग था वो लेके ये भाग गए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? सर, 3 को तो मैं जानता हूँ, एक जयकरण है, घनश्याम है और एक रवि नाम का लड़का है, और बाकी 7-8 लड़के थे जिनको मैं नहीं जानता। क्या लेके आए थे हाथ में? सर, हाथ में वो डंडे थे, उनके हाथ में लोहे की राड थी, फावड़ा था, ये सब चीज़ें लेके आए थे और उन्होंने आते ही कोई बात नहीं करी और आते ही उन्होंने हमें सिर्फ मारना चालू करा। पुलिस को आपने तहरीर दी है? पुलिस क्या कार्रवाई करी? पुलिस को हमने कहा है, पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पोखरी जिले के श्रीगढ़ के हनौली विद्यालय में जमकर योग की गंगा बही। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान मीना राणा और क्षेत्र पंचायत सदस्य राधा रानी रावत के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं योग के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। संदीप जी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किशोरियों का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मैं हवला क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति को, बच्चों को धन्यवाद देना चाहूँगा और ख़ासकर जो हमारे की ग्राम प्रधान हैं मीना राणा जी और हमारे क्षेत्र पंचायत राधा रानी जी का, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा और ख़ासकर आपका जो हमेशा ही हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अब खबर रुड़की के झबरेड़ा से है, जहां भलसवा गाज गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सहारनपुर निवासी साक्षी का विवाह 2006 में झबरेड़ा निवासी संजीव के साथ हुआ था। मंगलवार की रात को साक्षी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मृतका के मायके वाले मौके पर पहुंचे और दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। मृतका के भाई ने आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस में तहरीर दी है। जी, मेरा नाम रविंद्र कल्याण है, मैं सहारनपुर से हूँ। रविंदर जी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला 2006 में शादी हुई थी हमारी बहन की। ये मेरी छोटी बहन थी, 2006 में शादी की थी और जब से शादी हुई इन्होंने आज तक मेरी बहन को 2 महीने ठीक रखा। उसके बाद रोज़ मारते थे, रोज़ टॉर्चर करते थे, मिट्टी तेल भी डाला, जलाने की कोशिश भी की और मारा भी। फैसले भी हुए थाने में, चौकी में, सब जगह हुआ सर। लेकिन हमें सामाजिक लोग कहते थे चलो भेज दो, एक मौका दे दो, एक मौका करते करते 20-25 बार ऐसे हो जाता था हमारे साथ। हम भेज देते थे, लेकिन लड़कियाँ कहती थी भाई मुझे मत भेजो, मुझे माफ़ देंगे। लेकिन समाज के लोग कहते थे नहीं, कुछ नहीं होता, हम जिम्मेदार हैं। हमने लड़की भेज दी। अब कल इसका 1 बजे मेरे पास फ़ोन आता है तो कहता है लड़का कि हाँ जी वो मेरी वाइफ है, उसको वहाँ पे भेज दो, तुम्हारे घर आई उसको मेरे घर भेज दो। मैंने भाई मुझे तो पता नहीं, मैं सुबह से निकल रहा हूँ। मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने कहा नहीं आई। तो मैंने इसको भाई हमारे यहाँ आते क्या या तो भेज दो, नहीं मैं फांसी लगा रहा अभी। और रात को फिर मैंने फ़ोन काट दिया। रात को फिर फ़ोन आता है तो क्या वो लड़की मर गई तुम्हारी। तो रात को 10 बजे, 9:30-10 बजे सर ये फैसला सर। मैं थाने गया, थाने से मैंने पुलिस ली। पुलिस देखा इसके घर में डेड बॉडी पड़ी थी बर्फ़ के ऊपर सिर के। मैं वहाँ से बगड़ नाक से चल रहा था, मुँह से भी। फिर मैं इसको लेके वहाँ से पुलिस के साथ मैं यहाँ पे उसकी बॉडी लेके सब मैं यहाँ पे मोर्चरी में आया हूँ। ये तो क्या लग रहा है आपको, क्या किसी तरह की कोई अनहोनी? मैं तो सर जब इन्होंने मुझे बताई नहीं, मुझे तो ऐसा ही इन पे शक है, इन पे मुझे शक है और मेरी निस्वार्थ मेरी मदद की जाए। तो क्या आपने फिर इसको तहरीर दी है? तहरीर में मैं दे देता हूँ सर, दूंगा। बाद में डिप्रेशन में तो सर नहीं दे सका। प्रशासन से क्या मांगते हैं? प्रशासन ने मुझे इंसाफ चाहिए सर। ये बहुत गलत आदमी है, माँ भी बहन भी झूठ बोलते हैं, हर बात में झूठ बोलते हैं। नाम मेरा शारदा नगर से हूँ मैं लड़की। क्या है पूरा मामला? यह 2006 में हमारी बहन की शादी मुंगागढ़ में हुई थी, सहारनपुर में ही। तो उस समय से ही ये लोग 2 महीने बाद से ही हमारी बहन को प्रताड़ित करने लगे। मार पिटाई, नशे का कारोबार करता था यह लड़का, उसके लिए पैसे घर से मंगाता था और लड़की के साथ मार पिटाई करता था। अभी कल मेरे बड़े वाले भाई के पास फ़ोन आया इसका, ये कहने लगा कि जी तुम्हारी बहन के साथ ऐसे हो गया, या तो भाई उसे वो घर पे गई हुई है तुम्हारे यहाँ, उसे भेज दो, ना कि वो घर पे नहीं गई थी। इन्होंने कहा जी वो बस में मर गई है। हम बस में से उतार के उसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए हैं, डॉक्टर के यहाँ एडमिट कराया हमने। उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं ये डेड हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने कहीं पे ना तो पुलिस को कोई सूचना दी है, ना किस तरह की कोई सूचना दी है। इन्होंने सीधा अपने घर पे ले जाके डेड बॉडी रख ली। जिस समय में रात को पुलिस को लेके डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं तो लड़की के मुँह से ब्लड चल रहा था और नाक से ब्लड चल रहा था। पुलिस के साथ हम डेड बॉडी को लेकर यहाँ मोर्चरी में हमने डेड बॉडी रखवा दी है। हमें इंसाफ चाहिए, बस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, निसंकोच किसी भी तरह से। अगर इन्होंने कुछ नहीं किया है तो इनके साथ भी कोई ऐसा ना होना है। हमने कुछ गलत कर रहे हो तो हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए, या नहीं भाई? खबर मसूरी नगर पालिका से है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा मसूरी में कूड़े निस्तारण और प्लास्टिक बैग के प्रयोग को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर मसूरी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह द्वारा मसूरी के होटल, रेस्टोरेंट, मीट की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं कई दुकानों और होटल का कूड़ा निस्तारण को लेकर सही प्रक्रिया न अपनाए जाने को लेकर चालानी कार्रवाई की गई। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आभास सिंह ने कहा कि मसूरी में पॉलीथीन बैग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अगर इसके बावजूद भी दुकानदार द्वारा बैग का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उनका कोर्ट चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं किया जा रहा है, इसको अलग करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। कि हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो लोगों को हम पहले भी अवेयर कर रहे हैं। इसमें जहाँ पे जिन दुकानों में, जिन रेस्टोरेंट में अगर प्लास्टिक पाया जा रहा है तो चालान की कार्रवाई हम कर रहे हैं और कोशिश ये है कि लोग
प्लास्टिक को न यूज़ करें, सिंगल प्लास्टिक बैन हो चुका है। मीट की दुकानें हुई, रेस्टोरेंट हुए, होटल्स हुए, जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि इन लोगों के द्वारा कूड़ा मिक्स करके दिया जा रहा है, तो उसकी कार्रवाई उसमें चेक की जा रही है और अगर कहीं पर भी हमें मिक्स गार्बेज पाया जा रहा है तो नियमानुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। हमारे द्वारा नगर पालिका के द्वारा नियमित रूप से माइकिंग के द्वारा दुकानों में हमने पोस्टर्स लगवाए हैं, हवलदार के माध्यम से भी उन लोगों को आईसी कराया जा रहा है। एनएचएमएस टीम है जो दुकान दुकान जा कर के लोगों को बता रही है कि आपको गीला अलग करना है, सूखा अलग करके, तब उसके बाद सोर्स से आपको अलग अलग करके कूड़े को आगे पास करना है, भेजना है। सूरी में निश्चित तौर पे जैसा मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो पहले तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, अब लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक बन करके जो बायोडिग्रेडेबल है उसको यूज़ कर रहे हैं। दुकानों में मैक्सिमम कपड़े की थैलियाँ यूज़ हो रही हैं, बट फिर भी अभी कुछ जगह हैं जिनको आदमी कोशिश कर रहा है कि वो लोग भी अवेयर हो जाएं और नियम पूर्वक काम करें। कार्रवाई लगातार रही? निश्चित तौर पे यह निरंतर कार्रवाई है और ये आगे भी जारी रहेगी। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।